नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हापुड़ से खबर आ रही है। टोल प्लाजा पर तोड़फोड़ से जुड़ा यह पूरा मामला। पुलिस ने जेसीबी चालक को इस मामले में अरेस्ट किया है। तो टोल टैक्स मांगने पर तोड़फोड़ की गई थी। हापुड़ की यह घटना। पुलिस ने अब जेसीबी चालक को अरेस्ट कर लिया है। टोल टैक्स मांगा गया तो टोल पे करने के बदले ये जेसीबी चालक भीड़ उठा और उसने अपना ये जो जेसीबी है उसको चढ़ाने की कोशिश की, बच निकलने की कोशिश की, उससे हमला करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने अब इस जेसीबी ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया है। इस हरकत से टोल प्लाजा पर हड़कंप मच गया है। दरअसल ये वीडियो वायरल हुआ है और किस तरीके से पुलिस ने हापुड़ टोल प्लाजा पर तोड़फोड़ करने वाले जेसीबी चालक को गिरफ्तार किया। 60 किलोमीटर दूर जाकर पुलिस ने उसे दबोचा है। तोड़फोड़ करके वो वहां से भाग रहा था। पुलिस टीम ने उसका पीछा किया और उसे पकड़ लिया। आपको बता दें, हापुड़ में टोल टैक्स मांगने पर जेसीबी चालक भड़क गया और टोल प्लाजा पर जेसीबी मशीन से उसने तोड़फोड़ शुरू कर दी। यह वीडियो भी वायरल हुआ है और जो आप देख रहे हैं, मामला छिजारसी टोल प्लाजा का है। टोल कर्मी और बुलडोजर ड्राइवर में टोल को लेकर विवाद हुआ। दोनों काफी देर तक एक दूसरे से बहस करते रहे। टोल प्लाजा पर बिना टोल दिए बुलडोजर को आगे न ले जाने की बात कही गई और उस पर चालक को गुस्सा आ गया। उसने टोल प्लाजा पर बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया। जेसीबी संचालक की इस हरकत से टोल प्लाजा पर हड़कंप मच गया। तो यह हंगामे से जुड़ा पहला वीडियो जो वायरल है। किस तरह पुलिस ने धर दबोचा इस पूरी घटना को। विपिन गिरी से इस पर अपडेट लेते हैं। विपिन, ये घटना कब की है और ये जो विवाद टोल कर्मी और ड्राइवर के बीच हुआ, ये विवाद कैसे शुरू हुआ? जाहिर सी बात है कि टोल तो पे करके जाना ही पड़ता है। किस बात को लेकर इतनी बात बढ़ी कि ये हमले तक आ गई? देखिए, आपको बताना चाहूंगा, सुबह का ये मामला था। ये जनपद में 2 टोल हैं। ये जो वीडियो अभी आप देख रहे हैं, ये सबसे पहले जो विवाद शुरू हुआ छिजारसी टोल प्लाजा के पास से शुरू हुआ। वहां पर इस चालक ने तोड़फोड़ की थी टोल मांगने को लेकर और जिसके बाद ये वहां से फरार हुआ। हालांकि जब वीडियो संज्ञान में आया तो आला अधिकारियों में हड़कंप मच गया। काफी देर तक पुलिस सोती रही, लेकिन उसके बाद जब वीडियो तेजी से वायरल हुआ तो पुलिस ने इसका संज्ञान लिया और छिजारसी टोल प्लाजा से करीब 60 किलोमीटर दूर जनपद की सीमा के गढ़मुक्तेश्वर ब्रजघाट का जो टोल प्लाजा है उसके पास इस चालक को पीछा करके गिरफ्तार कर लिया गया है फिलहाल। और इसका नाम जो बताया जा रहा है ये संभल का रहने वाला है। और अभी फिलहाल पुलिस की जो शुरुआती जांच है उसमें ये पता चल रहा है कि ये नशे का आदी है और ये नशे में था। लेकिन इस दौरान आप एक सीसीटीवी फुटेज भी देखेंगे। जब इस चालक ने इसका पीछा पुलिस की टीम कर रही थी, तमाम लोग इसका पीछा कर रहे थे, तो इसने एक कार और एक बाइक में भी जेसीबी रोककर उसमें तोड़फोड़ का प्रयास किया। साथ ही जो पुलिस की टीम थी उस पर भी हमले करने का प्रयास किया और इसी के चलते अब पुलिस ने हत्या के प्रयास का मुकदमा भी इस पर दर्ज किया है और अब ये सलाखों के पीछे पहुंच गया है। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। पुलिस ने हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया है। गंभीर धारा में ये मुकदमा हुआ है और लॉकअप के पीछे पहुंच चुका है अब ये जेसीबी ड्राइवर। पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया। 60 किलोमीटर तक पुलिस टीम ने उसका पीछा किया और तब जाकर उसको धर दबोचा। आज सुबह की यह घटना जहां पर हेकड़ी दिखाते हुए बिना टोल पे किए वो जाने की कोशिश कर रहा था। ऐसे में टोल कर्मी के साथ उसका विवाद हुआ और फिर देखिए उसने क्या हरकत की। बीच वाली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि अपनी जेसीबी यानी बुलडोजर से टोल के बूथ में ही तोड़फोड़ कर दी और वहां से भाग निकला। जानलेवा हमला उसने किया टोल कर्मी पर और वहां से भाग निकला, लेकिन पुलिस ने अंततः इसे पकड़ लिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अमित शाह ने केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में लगातार दूसरी बार कार्यभार संभाल लिया है। अमित शाह कार्यभार संभालने से पहले नेशनल पुलिस मेमोरियल पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। तो दूसरी बार गृह मंत्री पद की शपथ ली अमित शाह ने और उसके बाद कार्यभार संभाल लिया। पुलिस मेमोरियल पहुंचे वो सबसे पहले, शहीदों को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद वो ऑफिस पहुंचे जहां पर कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया और फौरन कार्यभार संभाला गृह मंत्री अमित शाह ने। दूसरी बार लगातार देश के गृह मंत्री होंगे अमित शाह। पदभार संभालने से पहले उन्होंने शहीदों को नमन किया और फिर सीधा ऑफिस पहुंचे, कामकाज शुरू किया।
वहीं जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्रालय में पदभार ग्रहण किया। इससे पहले वो पार्टी ऑफिस गए और नेताओं से मुलाकात की। नड्डा 2014 से 2019 तक मोदी के पहले मंत्रिमंडल में भी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री थे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जिन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान स्वास्थ्य मंत्री का कार्यभार संभाला था, उन्हें एक बार फिर से मंत्रिमंडल में जगह दी गई है और अब उनके पास स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय का प्रभार है। जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्रालय में पदभार ग्रहण किया। इससे पहले वो पार्टी ऑफिस गए और नेताओं से मुलाकात की। नड्डा 2014 से 2019 तक मोदी के पहले मंत्रिमंडल में भी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री थे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जिन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर काम किया, उन्हें फिर से मंत्रिमंडल में जगह दी गई। उनके पास स्वास्थ्य परिवार कल्याण के साथ रसायन उर्वरक मंत्रालय का भी प्रभार है। प्रधानमंत्री मोदी की नई कैबिनेट बनकर तैयार हो गई है। कल यानी सोमवार को कैबिनेट के मंत्रालयों का बंटवारा हो गया। आज मंत्रियों ने कार्यभार संभाल लिया। एस जयशंकर ने आज विदेश मंत्री का कार्यभार संभाला। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल मंत्री के रूप में मंत्रालय पहुंचकर कामकाज शुरू किया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री का कार्यभार संभाल लिया है। गिरिराज सिंह ने कपड़ा मंत्री का पदभार आज संभाल लिया है। पवित्रा माघ्रिटा ने कपड़ा मंत्रालय में राज्य मंत्री का पदभार संभाला। इस दौरान पूर्व कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल भी वहां मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बिजली मंत्री का पदभार संभाल लिया है। खट्टर से पहले यह विभाग आर.के. सिंह के पास था। चिराग पासवान ने भी अपने मंत्रालय का पदभार संभाल लिया है। कार्यभार संभालते ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के संकल्प विकसित भारत के लिए इस मंत्रालय की अहम जिम्मेदारी देखता हूं। मोदी सरकार में मंत्री जयंत चौधरी ने कार्यभार संभाला। जयंत चौधरी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, साथ ही शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री बने हैं। कीर्तिवर्धन सिंह ने पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। तो वहीं अनुप्रिया पटेल ने भी स्वास्थ्य राज्य मंत्री का पदभार संभाला। आज योगी कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 41 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कई विकास परियोजनाओं पर कैबिनेट की मुहर लगी है। कैबिनेट में 26 पेयजल परियोजनाओं को मंजूरी मिली है और साथ ही ट्रांसफर पॉलिसी को भी मंजूरी दी गई है। बिजली विभाग को लेकर भी कुछ फैसले हुए हैं। आने वाले कुंभ को लेकर भी कैबिनेट ने कुछ फैसले किए हैं। मानव संपदा पोर्टल के जरिए ग और घ कर्मचारियों के तबादले होंगे। राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान ग्रेटर नोएडा का 500 बेड के हॉस्पिटल को चिकित्सा शिक्षा विभाग को निःशुल्क दिया गया है। आईआईटी कानपुर में 500 बेड के मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट को मंजूरी मिली है। लखीमपुर में हवाई पट्टी के विस्तार को मंजूरी मिली है। 3 गांव की 655 एकड़ जमीन अधिग्रहण की जाएगी। रिटायर होने वाले राज्य कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। जो कुंभ आ रहा है वो पिछले कुंभ की अपेक्षा थोड़ा व्यापक व्यवस्थाएं होंगी, ज्यादा लोगों के आने की भी संभावना है। आपकी जानकारी के लिए उसकी पूर्व भूमिका में बता दूं कि इस बार 19 की अपेक्षा 2025 में हम लोग मेले का क्षेत्रफल भी बढ़ा रहे हैं। पहले 3200 हेक्टेयर था 2019 में, इस बार 4000 हेक्टेयर हम लोग कर रहे हैं। आने वाले संस्थाओं की संख्या के मद्देनजर हम लोग अन्य भी बहुत सारे उसमें वृद्धि कर रहे हैं। जैसे सेक्टरों की संख्या पहले 20 थी, उसको 25 की जा रही है। घाटों की लंबाई 8 किलोमीटर थी, उसको 12 किलोमीटर की जा रही है। कल्पवासियों की संख्या में वृद्धि होने की संभावना है। जो लोग वहां रहते हैं महीना 1.5 महीना, उनकी बात कर रहा हूं। 25 लाख पिछली बार थी, इस बार 40 लाख अनुमानित है। मौनी अमावस्या जो प्रमुख दिन होता है स्नान का, उसमें पिछली बार 4 करोड़ लोगों ने स्नान किया था, इस बार 6 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है। संस्थाएं भी जो वहां अपना अपना कैंप लगाती हैं, ऐसी संस्थाएं 2019 में 5721 थी, उसकी जगह इस बार 10,000 संस्थाओं का अनुमान है। हमारा हुडको से हम पहली बार हमारा बिजली विभाग लोन ले रहा है।
आपको याद होगा कि हमारे जो कैश गैप आता है, बिजली हम जो देते हैं और वसूली करने में जो कमियां रह जाती हैं, हम उसको एटीसी लॉस पिछले महीनों में, साल में काफी कम हमने किया है, लेकिन फिर भी कुछ गैप रहता है और ये गैप पहले से चला आ रहा है। उसको हम हर साल 10,000 से 15,000 करोड़ रुपया लोन की सर्विसिंग में हम देते हैं और अपने खर्चे को मीट करने के लिए हम सामान्य रूप से अभी तक पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और रीजनल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन है, भारत सरकार की 2 संस्थाएं हैं, पीएफसी और आरईसी बोलते हैं, उनसे हम लोन लिया करते थे। हमारी एक रेगुलर एक व्यवस्था चलती रहती थी, लेकिन ध्यान में आया कि उनका लोन थोड़ा महंगा पड़ रहा है, 10% या उसके ऊपर के ब्याज से वो लोग लोन देते हैं। तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि अगर सस्ता कहीं मार्केट में मिलता है तो उसे क्यों न तलाशा जाए। उस तलाश में हुडको से हम लोगों ने बात किया और हुडको 9.5% के दर से लोन देने को तैयार हुआ है। तो इस प्रकार हुडको से हम लोग 1,000 करोड़ रुपए का लोन लेंगे और उसकी मंजूरी के लिए हम आज माननीय मंत्रिपरिषद के समक्ष गए थे। माननीय मंत्रिपरिषद ने उसको मंजूर किया। सीएम योगी के निर्देश पर मंत्री एक्शन में दिखाई दिए। निरीक्षण के लिए सड़क पर उतरे मंत्री सुरेश खन्ना ने लखनऊ में अभियान चलाया है, लखनऊ की सड़कों का जायजा लिया है, सफाई व्यवस्था परखने निकले हैं सुरेश खन्ना। तो निरीक्षण के लिए सड़क पर उतरे मंत्री सुरेश खन्ना सड़कों का जायजा लेते हुए नजर आए। साफ सफाई व्यवस्था परखने के लिए निकले हैं सुरेश खन्ना। लखनऊ में उन्होंने सड़कें भी देखी, लोगों से बातचीत भी की। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा जनता के बीच में जाएं, उनकी समस्याओं को सुने, उनका फौरन निस्तारण करें, निर्देशित करें और सुनिश्चित करें कि उन्हें कोई तकलीफ ना हो। तो सुरेश खन्ना आज सड़कों का निरीक्षण करने पहुंचे और लोगों से भी उन्होंने बात की। इन चारों वार्डों में मैंने स्थल निरीक्षण किया है। इसमें खास तौर से जो नाली की सफाई का विषय है उसमें बहुत निराशाजनक है। इसमें कार्रवाई के लिए निर्देश भी दिए गए हैं और कहा गया है कि हर हालत में इसमें सफाई सुनिश्चित करें। कहीं कहीं पर सिविल वर्क होना है और ख़ास तौर से जहां पर लोगों ने अवरोध उत्पन्न किया है, या स्थायी या अस्थायी, जहां ड्रेनेज सिस्टम प्रभावित होता है, तो ऐसे तमाम अवरोधों को हटाने के विषय में सोचने की आवश्यकता है। और खबर कानपुर से है। सीसमऊ से एसपी विधायक इरफान सोलंकी को सजा होने के बाद भी उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। 7 जून को एमपी एमएलए कोर्ट ने आगजनी मामले में सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी समेत 5 लोगों को 7 साल की सजा और 30,500 रुपए का जुर्माना लगाया था। वहीं अब इस मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है। पुलिस खुद इरफान की सजा बढ़वाने के लिए हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। पुलिस हाईकोर्ट में इरफान को 10 साल की सजा दिलाने के लिए अपील करेगी।